बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक नंबर 5.5 दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है और इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर पेपर में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली है क्या। The force which is required to keep the body moving in the circular path and directed towards the center of the circular path is called centripetal force। यानी कि अगर आपने एक बॉडी को किसी एक सर्कल के अंदर घुमाना है या मूव करवाना है तो आपको उस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगी। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। अच्छा जी, इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, द फोर्स विच इज़ नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर एक पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है तो उसके स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड होती है उसको आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनवर्ड फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स। इसके दूसरे नाम क्या हैं जी? इनवर्ड फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल क्या हो सकती हैं जिससे आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट है जी, अ बॉल इज़ व्हील्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक बॉल को बांधा है और उसको आपने एक सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो इस बॉल को, चूँकि ये बॉल हमने एक सर्कल के अंदर हम घुमा रहे हैं तो इस वक्त जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सेकेंड इसकी एग्जांपल है, अ प्लैनेट मूविंग इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन हैज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो अगर एक ये सन है, सेंटर के ऊपर है, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में एक प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है। अब ये जो प्लैनेट है यहाँ सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, इसको कौन सी चीज़ जो है वो इस तरह मूव करवा रही है। यहाँ पे जो इस प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और ये प्लैनेट जो है इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। यानी किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ती है। इन अबव केस ये जो स्ट्रिंग की टेंशन थी उसने प्रोवाइड की और इस केस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है सन और प्लैनेट के बीच में वो प्रोवाइड करी है सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, मोशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स इन एक्सेलरेटर्स फ्लाई स्पिनिंग ऑन द शैफ्ट्स इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल्स हैं कि इन चीज़ों को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब साथ ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी अगर हम डिफ़ाइन कर लें तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको ड्राइव करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप डिफ़ाइन करेंगे, द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कल इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर एक कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ पॉइंट करे, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, उसको आप बोलेंगे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। या इसकी अदर डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं या इसको आप छोड़ भी सकते हैं, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सर्कल में मूव करवाएं तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब स्टूडेंट्स ये इसकी नेक्स्ट पेज पे सारी डेरिवेशन है, ये कॉलेज फिज़िक्स की बुक के पेजेस हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये सारे स्टेप्स अलहदा एक पेज पे सॉल्व करके आपके लिए
किए, मैं वहाँ से आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन आपने प्रिपेयर यहाँ से ही करना है, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो थ्योरी के भी मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिगर्स बनाएं और मैथमेटिकल स्टेप कर दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो आपने फॉलो इन पेजेस को करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट पेज पे मैंने एक डेरिवेशन की है, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगेन हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बेंड अ नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो होगा mv² ओवर r के इक्वल। अब ये फोर्स जो है, अगर एक पार्टिकल यूं सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, पहले वो इस पॉइंट पे है, इधर भी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ पॉइंट होगी, इस पॉइंट पे पहुंच गया पार्टिकल, यहाँ भी सेंटर की तरफ होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हो बॉडी तो उसके ऊपर लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। अब स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई एक पॉइंट है या कोई एक बॉडी है जो इस वक्त पोजीशन ए के ऊपर, कोई एक पार्टिकल कह लें आप, पार्टिकल जो है पोजीशन ए के ऊपर प्रेजेंट है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है r, और r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। अब ये जो पार्टिकल है इसकी अगर आपने लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी लेनी है तो आप क्या करेंगे, सर्कल की सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये v1 जो है आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस टेंजेंट ने हमें बताया कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है पॉइंट ए पे पार्टिकल की, वो ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, v1 नाम दें आप इसको। अब ये पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल जो है पोजीशन ए से मूव करता हुआ थोड़ी देर के बाद पोजीशन बी के ऊपर पहुंच गया है। पोजीशन बी का भी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यह आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और पार्टिकल की यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसको आप दे दें नाम v2। ठीक हो गया। अब ए से बी पोजीशन तक पहुँचने में पार्टिकल ने ये वाली आर्क जो है जिसका डिस्टेंस है s डिस्टेंस कवर किया है। ठीक हो गया। अगर हम बी को ए से सीधा सीधा मिलाएं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बनता है ये आर्क के डिस्टेंस से डिफरेंट है। ये हम नेक्स्ट जाकर करेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह ये सेम हो सकता है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है पोजीशन ए और बी के बीच में वो है थीटा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है ये स्पीड और डायरेक्शन को मिलके बनती है। अगर आप सिर्फ v को स्पीड लेते हैं तो ये एक कांस्टेंट चीज़ है, ये एक स्केलर चीज़ है। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता करता यहाँ पे पहुँच गया तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अगर हम इसकी स्केलर नेचर की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये एक जैसी होंगी। लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इन दो वेलोसिटीज़ को वेक्टर कंसीडर करें तो इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी v1 की, और v2 की डायरेक्शन कुछ और होगी। देन हम कहेंगे कि ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म को देखें तो ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल हो सकती हैं, बट अगर हम डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करें तो ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल नहीं होंगी। अब हम क्या यहाँ से पता चल गया कि वेलोसिटी v1 वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी v2 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड ले लें, ये बाहर का मतलब ये होता है कि हमने मैग्नीट्यूड लिया तो दोनों इक्वल होंगी और एक ही नाम दे देंगे दोनों को, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। तो हमने इनके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। अच्छा, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma के इक्वल है। अब एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में आपने f इज इक्वल टू m और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक हो गया। यहाँ सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखना था AI यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये गलती से आपको लग रहा होगा T लिखा हुआ है, तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसकी नेक्स्ट स्टेप में मैंने वैल्यू पुट कर दी डेल्टा V ओवर डेल्टा T। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स टाइम जो है ये एक
और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अमूमन हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से अगर आप टाइम ले तो टाइम इक्वल होगा एस ओवर वी के। अब आप इस साइड पे आ जाएं, यानी इसके नीचे वाला स्टेप, डेल्टा टी को आप एस ओवर वी के इक्वल पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने फिगर बनाई है ये एग्जैक्ट इसी को उठा के मैंने यहाँ पे बना दी है। इसके अंदर जो ट्रायंगल बनी हुई है सर्कल के अंदर, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों डिस्टेंस है सेंटर से, यानी आर आर, ये थीटा बन रहा है। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, फोर्स जो थी वो हमारे पास इक्वल थी F इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के, और डेल्टा टी को हमने S ओवर V के इक्वल कह दिया। सो हम यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कर दिया, वेलोसिटी को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा एम वी और साथ में डेल्टा वी ओवर एस आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा वी ओवर एस, इसकी वैल्यू निकालना जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी सर्कल वाली, जिसमें आपने सारी कंसिडरेशन की कि पॉइंट ए पे होगा पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, पॉइंट बी पे होगा तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। अगर आप उसी फिगर के ऊपर जाएं और आप क्या करें कि ये जो ए के ऊपर वेलोसिटी v1 है, इसी को उठा के आप ये इस वेलोसिटी v2 के ऊपर रख दें, यानी v1 उधर से उठा के यहाँ आ गई। तो ये दोनों फिर आप क्या करें, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स आप इसको इससे अगर मिला दें तो यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये डिफरेंस इन वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, यानी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगी। ये साइड v1 बन गई, ये साइड v2 बन गई, और ये हो गई डेल्टा v। अब अगर आप गौर करें तो जो पीछे मैंने आपको एक सेपरेट फिगर बना के दिखाई थी, ये वाली जो नीचे ट्रायंगल बनाई हमने, ये ट्रायंगल और वेलोसिटीज़ वाली जो ट्रायंगल हमने नेक्स्ट स्टेप में बनाई है, ये तकरीबन दोनों सेम है। ये आपने क्या किया है, ये वाली ट्रायंगल बिल्कुल यही वाली ट्रायंगल उठा के यहाँ पे बना दी है। ये वही पेज है पिछला जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ये पिक्चर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डाली हुई है कि वेलोसिटी को यहाँ से उठा के आप अगर यहाँ ले आएँ तो आप देखें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तकरीबन दोनों ट्रायंगल्स सेम हैं। यहाँ जी इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो रेडियस के बराबर हैं। इसकी दोनों साइड्स जो हैं, एक वेलोसिटी v1 थी, दूसरी वेलोसिटी v2 थी, और ये वाली जो साइड है ये डेल्टा v के इक्वल आई। अब आपने पिछले स्टेप्स में कह दिया कि v1 v2 जो है ये दोनों बराबर हैं, सो ये v के इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी v है और यहाँ पे भी वेलोसिटी v है। तो इन ट्रायंगल्स की दोनों साइड्स बराबर हैं, इसकी भी दो साइड्स बराबर हैं और इसकी भी दो साइड्स बराबर हैं। सो ये दो ट्रायंगल्स क्या हुई, एक जैसी हुई। अच्छा, अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में से आपने कुछ रेशोज़ लेनी हो, आप देखें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, सो हम लिख सकते हैं कि ए बी ओवर आर इस ट्रायंगल में डेल्टा वी ओवर वी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने ये कोई डिड्यूस की कि ए बी ओवर आर किसके इक्वल है, डेल्टा वी ओवर वी के इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने कंसीडर करनी है स्टूडेंट्स के, अगर आप देखें अब ये वाली जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है ये इस आर्क लेंथ यानी एस के इक्वल नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू एस, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर हम थीटा की वैल्यू बहुत छोटी कर दें, या हम इस तरह कहें कि हमने इन पॉइंट्स ए और बी को बहुत क्लोज कर दिया है, तो हो सकता है कि आर्क लेंथ और ए और बी, यानी अब अगर पॉइंट ए यहाँ हो और पॉइंट बी यहाँ हो, तो हम कह सकते हैं कि एस और जो है ए बी आर्क ए बी के बीच में डिस्टेंस और आर्क लेंथ एस जो है ये इक्वल हो सकती हैं। कब, जब थीटा बहुत स्मॉल हो, यानी इनिशियली ए बी एस के इक्वल नहीं था क्योंकि थीटा की वैल्यू लार्ज थी। देन हमने कंसिडर किया कि अगर थीटा की वैल्यू हम बहुत स्मॉल कर लें तो ए बी जो है एस के इक्वल हो सकती है। सो आपने ये जो रेशो ली ए बी, यहाँ पे आप ए बी को एस के इक्वल पुट कर सकते हैं और साथ आप लिखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल। सो ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास ए बी ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर बी, ये क्या बन जाएगी, ए बी की जगह आपने लगा दिया एस, तो एस ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर बी।
अब यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये साइड बन जाएगी डेल्टा वी ओवर एस, यानी आपने इस एस को उठा के इधर ले आए हैं दूसरी साइड पे, तो डेल्टा वी ओवर एस इज, और ये नीचे वाला वी उठा के आप उस साइड पे ले जाएं तो वी ओवर आर के इक्वल बन गई है। तो हमें डेल्टा वी ओवर एस की ही वैल्यू चाहिए थी, इसी के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू आपके पास आ गई है जी वी ओवर आर। अब नेक्स्ट आपने स्टेप में क्या करना है, डेल्टा वी ओवर एस, जो अब आपने इक्वेशन की ये फॉर्म बनाई थी एफ इज़ इक्वल टू एम वी डेल्टा वी ओवर एस, यहाँ डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू वी ओवर आर पुट कर दें तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होगा। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है मैथमेटिकल फॉर्म थी जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये है जी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला। अब आपको पता है F इज़ इक्वल टू एम ए के इक्वल है, यहाँ पे ये M और यहाँ इसका मतलब है इस F, इसको अगर आप F इज़ इक्वल टू एम ए के इक्वल कंसिडर करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ से जो A है वो होगा वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे डिफाइन किया उसकी वैल्यू आ गई वी स्क्वायर ओवर आर, सॉरी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने, चूँकि आप सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसको इसकी एंगुलर फॉर्म में लेके जाना है तो यहाँ जो वेलोसिटी है इसको v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, यहाँ आर से हो गया कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एफ सी इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाल लिया है जी इसकी एंगुलर फॉर्म में। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ही इसकी डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स आपने एक ऐसा सिनेरियो कंसीडर करना है जिसमें एक सर्कल के अक्रॉस एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा होगा, इनिशियली पॉइंट ए पे होगा, देन वो पॉइंट बी पे चला जाएगा, ए पे उसकी वेलोसिटी v1 होगी, बी पे उसकी वेलोसिटी v2 होगी। आपने वेलोसिटी की आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म लेनी है तो ये दोनों वेलोसिटीज़ आप इक्वल ले सकते हैं। देन आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए यूज़ किया, यहाँ पे ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पुट करें डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें एस ओवर वी, तो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी जो वो ये होगी एफ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी एस ओवर वी, इसको एडजस्ट करें एम बी डेल्टा एस ओवर डेल्टा वी ओवर एस। अब डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू निकालनी है आपने, उसके लिए आपने क्या किया, एक तो आपने ये कंसिडर किया, आपको पता है कि ए बी जो है उसकी लेंथ आर के इक्वल नहीं है क्योंकि थीटा लार्ज है, आपने थीटा को स्मॉल कंसिडर करके ए बी को एस के इक्वल कर दिया। सेकेंडली आपने क्या किया है, ए की वेलोसिटी को उठा के बी की वेलोसिटी पे रख के आपने ये ट्रायंगल बनाई, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन रही हैं जी क्योंकि इन दोनों की दो साइड्स इक्वल हैं। सो आपने यहाँ से डिड्यूस किया कि ए बी ओवर आर किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी ओवर वी के। सो ए बी ओवर आर डेल्टा वी ओवर वी के इक्वल हुआ, ए बी की जगह एस लगाया तो आपके पास डेल्टा वी ओवर एस की ये जो फाइनल लाइन के ऊपर, यहाँ तक पॉइंटर मूव नहीं कर रहा, फाइनल लाइन के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा वी ओवर एस इज इक्वल टू वी ओवर आर आपने कैलकुलेट कर ली। देन आपने ये वैल्यू पुट की अपनी प्रीवियस इक्वेशन में, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ से एम वी स्क्वायर ओवर आर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स को इसकी एंगुलर फॉर्म में करने के लिए आपने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल है। सो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म भी निकाल ली, एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक, दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स।